सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, जिसके तहत टोटल 40 वीडियो आने वाली थी। 25 वीडियो हमने पहले ही कर लिया है। आज हम 26वां वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे नए हैं, जो एनालिसिस के दौरान चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बता दूं कि एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं। ये फैक्ट किसी सिंगल एग्जाम के लिए नहीं, इंडिया में जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव की एग्जाम होती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जहाँ पे जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हर जगह आपको काम आएगी। तो इस फैक्ट को हल्के में ना लें, इसे तैयारी करते चलें। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं पीडीएफ लेते हैं तो जो बात आपके लिए नवीन हो उसे ज़रूर नोट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। हमने आई कंफर्ट लगा के स्क्रीन कर दिया है ताकि आपके आंख पे ज़्यादा असर ना पड़े। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक जो अम्लीय वर्षा कराने हेतु जिम्मेवार है। सबसे पहले एसिड रेन या अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम पीएच स्केल के तहत, यानी पीएच पैमाना के अनुसार ही या फिर पीएच मान के अनुसार ही हम किसी भी चीज़ की जो है नेचर को डिसाइड करते हैं कि ये एसिटिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा या फिर जो भी आप क्षारीय कहते हैं, है ना। तो भाई अगर किसी चीज़ की पीएच मान 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और प्रकृति में जो शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध वाटर होता है, ये आपका है ना क्या होता है, शुद्ध होता है, यानी उदासीन होता है। ठीक है, देखिए जो 7 से कम होता है इसे एसिटिक कहते हैं। 7 से अधिक अगर पीएच वैल्यू है तो उसे क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं, भस्म कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये पीएच स्केल है, ये 0 1 2 3 इस प्रकार से लिखा है ना, 8 9 10 इस प्रकार से। तो जिसकी जितनी कम पीएच मान रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मान लीजिए एक एसिड है जिसका पीएच 3 है और एक एसिड बी है जिसका पीएच 5 है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो 3 जिसका है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहीं पर ही भस्म की बात कर लेते हैं। एक सी भस्म है और एक डी भस्म है या बेस है। सी का पीएच वैल्यू है 9 और डी का पीएच वैल्यू है 14। इन दोनों में ज़्यादा भस्मीय गुण किसमें होगा, तो 14 वाले में होगा। तो अम्ल वाले में उल्टा चलता है, भस्म में सीधा चलता है। 7 वाला न्यूट्रल होता है। और इस पीएच पैमाने या पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन महोदय ने किया था। ये भी आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, तो इतनी बात यहाँ पे समझ लिए। अब ये जो एसिड रेन है इसे कराने के लिए जिम्मेवार गैस है SO2। और ये कहाँ से ज़्यादातर अधिकतर निकलते हैं, तो तापीय विद्युत केंद्र से निकलते हैं। तापीय विद्युत केंद्र में जो कोयला आधारित होता है, एक्चुअली कोयला के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ से आपका तापीय विद्युत केंद्र से निकलने के कारण इसका आंसर आपका जो है प्रश्न का SO2 हो गया है। अब ये SO2 क्या करता है कि जब हवा में, देखिए सबसे पहले आपसे पूछता है कि वायु अपने आप में क्या है, तो वायु आप कहते हो मिश्रण है। ऑप्शन में यौगिक भी दिया गया रहता है लेकिन आप मिश्रण को टिक करना। उसी प्रकार से आपसे पूछता है कि भाई मानव का जो रक्त है वो क्या है, तो आप क्या कहते हो, तरल संयोजी युक्त उत्तक है। वैसे उत्तक है ये संयोजी उत्तक, लेकिन चूंकि ये लिक्विड फॉर्म के है इसीलिए यहाँ पे तरल लगाया जाता है, तो तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है भाई, इसके अलावा आपका एक पेड़ पौधे में पूछा जाता है, मैं कहीं से कहीं तक पढ़ाऊंगा, बर्दाश्त करना। जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम जो पेड़ पौधों में जाइलम से जल का और फ्लोएम से फूड का जो आपका चढ़ाव होता है, तो ये क्या होता है, पेड़ पौधे की कौन सा उत्तक है, तो ये आपका जो है पेड़ पौधों को संवहनी उत्तक है। क्या है भैया, संवहनी उत्तक है, संवहनी उत्तक है। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, एक एक बार ध्यान से सुनना, दादा इग्नोर मत करना भैया। हाँ, मैं छोटा चैनल है, ज्ञान सही दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई सारे एग्जाम अगर आप मुझसे जुड़ के दिए होंगे तो। सल्फर डाइऑक्साइड वायु में जल से क्रिया कर कौन सी एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये रहा भैया आपका जल का सूत्र और ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र। अभिक्रिया बैलेंस करने तो आता ही होगा छोटा छोटा, क्योंकि ये बड़ा तो है नहीं। इनके अलावा ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे रसायन का राजा कहा जाता है, रसायन का
राजा कहा जाता है, रसायन का राजा कहा जाता है। कोई बच्चा अम्ल का राजा मत मार देना। अम्ल का राजा जो है HCl प्लस HNO3 के कांटेक्ट से जो अम्लराज बनता है जिसे एक्वा रेजिया कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। यही जो है आपका क्या होता है, अम्लराज होता है। ये HCl और HNO3 के कांटेक्ट से बनता है, इसमें सोना घुल जाता है। तो ये वो अम्लराज नाम जरूर है, लेकिन इसे रसायन का राजा नहीं कहा जाता है। रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। सभी प्रकार के जो सेकेंडरी बैटरी होती है, द्वितीयक सेल होते हैं, जिसे हम डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर लेते हैं, तो इसमें H2SO4 फिल किया जाता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। एक तो आपने SO2 देखा, अब हम देखते हैं NO2 को। ये NO2 क्या करता है ना, वायु में जल से प्रतिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, HNO3 बना लेता है। ठीक है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये बना लेता है NO2। और आपने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। यही कारण जो है अम्ल वर्षा की होती है। अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी की क्या होती है, उर्वरा शक्ति जो है उसकी ह्रास हो जाती है, कम होती है। बिल्डिंगों की चमक घट जाती है। यदि वर्षा की जल की pH मान 5 से नीचे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड रेन की हमने हिसाब से लिखा है, आपको एग्जाम में 5.5 से नीचे आने के बाद भी आप इसे अम्ल वर्षा ही कहेंगे। इसे मैं करेक्ट करके दूंगा भैया, नहीं तो आप बोलोगे सर बोले कुछ लिखे कुछ। तो 5.5 से अगर नीचे आ जाए ना तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है भैया। इनके अलावा धूम्र कोहरा, धूम्र कोहरा को हम क्या कहते हैं, पैरोक्सी एसिटल नाइट्रेट कहते हैं। ये आपके BSSC में पूछा गया क्वेश्चन है पास्ट में कि भाई धूम्र कोहरा को क्या कहते हैं। इसके अलावा फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है, एथिलीन होती है। गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गैस कौन से हैं, हीलियम है। हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है। यह गैस का जो है अनुपयोग कहाँ पे है, तो वायुयान के टायर में भरने से होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वायुयान जो है क्रिटिकल व्यवस्था है परिवहन का, है ना। एक बार कंट्रोल छिड़ने के बाद बहुत कम संभावना होता है कि भाई सब कुछ जो है सकुशल रहे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अदाहा गैस भरा जाता है। अदाहा मतलब जो ज्वलनशील ना हो। और जो आपका हीलियम होता है ये ज्वलनशील नहीं होता है, बहुत लेस ज्वलनशील होता है। और हाइड्रोजन बहुत तीव्र ज्वलनशील होता है, इसीलिए हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। ठीक है भाई, गुब्बारा में भी हीलियम को भरेंगे। इनके अलावा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है जो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम स्थान पे है। हाइड्रोजन को हल्का में मत लेना, अच्छे की दिमाग चकरा देते हैं जब इससे क्वेश्चन आता है। सुनिए जरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी, हाइड्रोजन की जो है परमाणु द्रव्यमान कितनी, द्रव्यमान कितनी, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, समस्थानिक कितने, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने, है ना। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हल्के में मत लेना। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं साइड पहला धातु कौन सा है, ये सब हल्के में मत लेना, है ना। तो हाइड्रोजन में द्रव्यमान भी एक ही होता है। कितना होता है, एक होता है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन में, लड्डू, 0, है ना। इसलिए तो द्रव्यमान एक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है दादा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन यहाँ पे है लड्डू और प्रोटॉन है एक, तो कितना हो गया, एक के ना हुआ। तो द्रव्यमान भी एक, प्रोटॉन की संख्या भी एक, समस्थानिक कितने, 3। कौन सा, ड्यूटियम, ट्राइटियम और प्रोट्रियम। इस प्रकार से। इसके अलावा परमाणु क्रमांक 1 समझ ही गए। इसके अलावा इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। इसके अलावा हमारा ओजोन गैस का अनुभार कितना होगा, तो 48 होता है। 16 तिया के 48, है ना। O3 होता है ना, O3, तो परमाणु भार के हिसाब से अनुभार तो 16 तिया 48। ओजोन को क्षति कौन पहुंचा रहा है भैया, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है भाई, फ्रीज वगैरह से निकलता है। आप दाढ़ी काटते हो उससे भी ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली जो है गैस निकलती है, जो क्रीम होती है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण के दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि वास्तविक GDP विकास दर की तुलना में तेज हो तो इसका परिणाम क्या होगा। अब यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके मन में आते हैं जब रिजर्व बैंक ही नोट छाप रहा है तो एक बार इतना छाप लो कि सब अमीर हो जाए। तो यही चीज़ होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी। ठीक है भाई, मुद्रास्फीति हो जाएगी कि GDP विकास की दर के तुलना में अगर मुद्रा की आपूर्ति में ज़्यादा फ्लो आ जाए तो क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति कहने का मतलब है, वो मैं बड़ा बात कहा, मोटे स्तर पे, छोटे स्तर पे ये मुद्रास्फीति को लाएगा कि भाई पैसा ज़्यादा है सामान कम है। वही बात है, घुमा फिरा के इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ सिमिलर होता है, लेकिन लैंग्वेज ऐसा यूज किया जाता है कि अपने को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये जो है क्या है,
पैसा ज़्यादा रहेगा आपके जेब में, अब मार्केट में सामान कम रहेगा तो क्या होगा, मुद्रा की फ्लो बढ़ी और सामान तो एज इट इज है, तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति हो गई, सामान की भाव बढ़ गई। मुद्रास्फीति को आम भाषा में आप महंगाई कह सकते हो। क्या कहते हो भैया, महंगाई कह सकते हो। इसके अलावा यह स्थिति तब उत्पन्न होता है जब बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है, मुद्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा मुद्रा स्थिति कम करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम समय के लिए नोट को छापना बंद कर देते हैं। चूंकि इसका प्रमुख कार्य है नोट छापना, तो अस्थायी रूप मतलब थोड़ी दिन के लिए जो है नोट छापना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिससे कमर्शियल बैंक के पास तरलता कम पहुंचती है, कैश कम पहुंचता है, जो भी कमर्शियल बैंक है ना। परिणाम स्वरूप कमर्शियल बैंक अपने ग्राहक को लोन कम देता है, या फिर लोन की जो है आपका बेस रेट, जो जिस रेट पे आपको लोन मिलता है बैंकों से, उसको बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि लोन मिलने में आदर्श स्थिति की जो आदर्श स्थिति जो बनी हुई थी उसमें व्यवधान उत्पन्न होती है, यानी कठिनाई होती है किसी न किसी रूप में, जिससे बाजार में क्या होती है, तरलता घट जाती है, यानी लोगों के पास पैसा घट जाता है। आप सोचते होंगे हम तो लोन लेते नहीं तो हम पे क्या असर पड़ेगा, तो भाई आप ही नहीं, दुनिया में बहुत आदमी जो लोन ले लेके जो अपनी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं, ये बात भी आप समझना। ये जो बड़े बड़े है ना उद्योगपति वगैरह है ना, ये भी इधर उधर पैसा करते रहते हैं, तभी पैसा बढ़ता है। अपन तो छोटे लेवल में ही सोचते हैं भाई। इसके अलावा है ना, इसके धीरे धीरे कीमत में जो है अस्थायित्व को प्राप्त करता है जब तरलता घटता है, पैसा कम होता है, लोग को सामान खरीदना कम करता है और धीरे धीरे जो है आपका ये घट जाता है सामान का वैल्यू। ठीक है भाई। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक कहते हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हिल्टन यंग के अनुसार किया गया था। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों में प्रतिभूतियों की लेन देन करना है, सूक्ष्म ऋण देने वाली संस्था को रेगुलेट करना है, जो भी एमएफआई कंपनी वगैरह होते हैं, कमर्शियल बैंकों का पंजीयन करना है, नोटों का निर्गमन करना है, कमर्शियल बैंक को लोन देना है। ये सभी आरबीआई का कार्य होता है। अपनी ही मुद्रा को जानबूझकर डिवैल्यूएट कर देना, वैल्यू को कम कर देना, इसे अवमूल्यन कहते हैं। और अवमूल्यन से क्या फायदा होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, चलो एक बार फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए आज एक यूएसडी का वैल्यू है 80 रुपया, है ना। आज आपने मुद्रा का मूल्यन कर दिया, एक यूएसडी का वैल्यू हो गया 82 रुपया। ठीक है, तो अब अमेरिका वाला आदमी क्या सोचेगा कि अरे पहले जितना $100 में मिलता था अभी उतना तो $95 में मिल जाएगा, तो चलो अभी ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं। मतलब इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलता है। मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर नया मुद्रा को चलाने की पद्धति को विमुद्रीकरण कहा जाता है। जैसे आपने नोटबंदी सुना होगा, 2016 में हुआ था मेरे ख्याल में, तो उसे नोटबंदी हम आम भाषा में कहते हैं, वैसे विमुद्रीकरण आप इसे कहेंगे अर्थशास्त्र के लैंग्वेज में। मुद्रा प्रचलन से ग्रेसम का नियम संबंधित है। ग्रेसम साहब ने एक नियम दिया, उन्होंने कहा कि अगर प्रचलन में बैड मुद्रा आ जाए, बैड मनी आ जाए, तो गुड मनी को ढकेल देता है प्रचलन से बाहर। ठीक है भाई। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति के पैमाने में इस्तेमाल होने वाली जो आपका ये कड़ी है M1, M2, M3, M4, ये मुद्रा का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक तरलता मार्केट में M1 का होगा। और ये क्वेश्चन आपके जीडी में भी आया था। इनके अलावा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? यह गायत्री कुमारी को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति जी देते हैं, द्रौपदी मुर्मू 2023 में यह पुरस्कार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया था। और यह गायत्री कुमारी बिहार के शेखपुरा जिला के रहने वाली लड़की है, इनको दिया गया था। इनके अलावा वर्ष 2024 में भारत रत्न के नाम जो है बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का भी है। भारत रत्न 5 जने को दिया गया है 2024 के अंदर। आप पांचों का नाम मुझे एक बता दिया, 2 और बताता हूं, 2 आपके लिए शेष छोड़ूंगा नहीं, तो जाने दीजिए, पूरा ही बता देता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, 2 हो गया। चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, ये 5 जने हैं। इनके अलावा 2024 में बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण तथा चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण, ये दोनों भी बिहार के हैं। ध्यान रखेंगे, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जो हैं ये चिकित्सा यानी मेडिसिन के सेक्टर में पद्म भूषण पाए हैं। इनके अलावा
बिहार के 5 अन्य विभूति जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए ये आपके सामने हैं। कौन है भैया? शांति देवी पासवान और शिवम पासवान। शांति देवी पासवान और शिवम पासवान ये दोनों ही पति पत्नी है। मधुबनी पेंटिंग यानी मिथिला पेंटिंग कला में जो है इन्हें मिला है। अशोक कुमार विश्वास बिहार पेंटिंग कला में, राम कुमार मल्लिक बिहार संगीत कला में और सुरेंद्र कुमार बिहार भाषा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री। तो इस बार आपसे ये टॉप पे रहेगा। 5 पद्मश्री मिला है, एक पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण और एक जो है आपका क्या बोलते हैं उनको भारत रत्न। तो इस बार जो है चारों टॉप ऑर्डर के पुरस्कार बिहार के खेमे में आए हैं। इनके अलावा भारत में मनाए जाने वाली किस त्योहार को शीत ऋतु का त्योहार कहा जाता है? देखिए शीत ऋतु का त्योहार चाकन गान नगई को कहा जाता है। कहाँ किसे कहा जाता है? चाकन गान नगई को शीत ऋतु का त्योहार कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का त्योहार। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह भी जो है नागालैंड की त्योहार है। यह 10 दिनों तक चलती है, 1 to 10 दिसंबर तक चलती है। इसके अलावा 2000 ईस्वी में यह पहली बार चलाया गया था। नागालैंड का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, उन्हीं के नाम पे ये त्योहार होता है ना। और नागालैंड की राजकीय जो दिवस है वो 1 दिसंबर को है, उसी दिन से जो है यह स्टार्ट होता है। इनके अलावा बथुकम्मा को फूलों का त्योहार, यह तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है। देवी गौरी की पूजा होती है। अंबुबाची मेला को पूर्व का कुंभ कहा जाता है और कुंभ मेला आप सभी जानते हैं कि 4 जगह लगता है। पोंगल को उबालने वाली त्योहार कहा जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के दौरान 4 दिनों तक लगती है। इसके अलावा इसी पोंगल में जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन करा जाता है जो सांरों की लड़ाई वाला त्योहार है। अगला प्रश्न है MgO + H2O MgOH का हॉल ट्वाइस दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है या फिर यह कौन सा समीकरण है? तो आप देख रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट मिलके जो है एक बड़ा प्रोडक्ट बन गया है। इसका क्या बन जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। भैया संयोजन वियोजन आपने पढ़ा होगा, मैथ के अंदर भी आता है। और यहाँ पे संयोजन वियोजन जो है यहाँ इसमें भी है, क्या किसमें? केमिस्ट्री के अंदर। तो संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब बिछड़ना, है ना। उसी प्रकार से इसको आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सेम चीज को, तो संलयन और विखंडन पढ़ते हैं ना। संलयन और विखंडन पढ़ते हैं। संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो ये जो संलयन और विखंडन पे है ना, मैं उदाहरण दे दूं। संलयन पे जो है ना, संलयन, एक सेकेंड, संलयन इस पे जो आपका काम करता है, जो भी आपका नाभिकीय रिएक्टर वगैरह है, नाभिकीय रिएक्टर जो भी है संलयन पे, और आपका सूर्य के अंदर जो हमें ऊर्जा का स्रोत है वो विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोनों बात ध्यान रखना, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया का थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पे परिभाषा सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर कोई उत्पादन का निर्माण करता है, कोई उत्पाद बनाता है। जैसे 4Al + 3O2 2LO3, ठीक है। CaOH2O CaOH का हॉल ट्वाइस, ये जिंदा चूना है, जल से प्रतिक्रिया किया, बुझा चूना प्राप्त हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड जल, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा है ना वियोजन अभिक्रिया, एक प्रोडक्ट विभिन्न प्रोडक्ट में टूट जाती है। अभी नाम से ही स्पष्ट है भाई कि संलयन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। नीचे वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट डालोगे, जब गर्म करोगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है भाई। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जिंदा चूना। इसी को लैंग्वेज में बना के आपसे पूछ लेता है, बच्चे समझ नहीं पाते। आपसे पूछता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी प्रोडक्ट प्राप्त होती है? तो भैया कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलैम या जिंदा चूना, है ना। इसके अलावा NaHCO3 ये खाने वाला सोडा है। जब इसको गर्म करोगे तो ये आपको धोने वाला सोडा मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो ये क्या हो गया? एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट मतलब विखंडन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया, और 2 प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट मतलब संलयन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। प्रसिद्ध पुस्तक विदर इंडिया के लेखक कौन है? विदर इंडिया, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है विदर इंडिया। जवाहरलाल नेहरू से क्या कुछ प्रश्न आते हैं यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया इन पुस्तकों में पहले आते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एगो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। री माने कोई होता है ना, रीचेक करो, है ना, रिकॉल करो, मतलब दोबारा कोई चीज, तो मेघनाथ देसाई लिखे हैं, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है भारत खोज, है ना, ये आपका जो है जवाहरलाल नेहरू साहब लिखे हैं। इसके अलावा विश्व इतिहास की झलक, ये भी जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा अब तक सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री पद पे रहने वाले जो है प्रधानमंत्री हैं। अभी
हो सकता है कि ऑर्डर ब्रेक हो, लेकिन अभी भी बहुत दिल्ली दूर है। तो अभी भी सबसे ज़्यादा दिन तक यही प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। चोल वंश से संबंधित जो सेंगोल है ना, ये सबसे पहले प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थी। बाद में जो है दूसरे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी साहब बने हैं, जो न्यू संसद भवन में स्थापित किया गया है सेंगोल को। इसके अलावा इंदिरा गांधी इसमें आते हैं। इंदिरा गांधी की प्रमुख पुस्तक में आएंगे तो माई ट्रूथ, एगो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो महात्मा गांधी का, नीचे गांधी का लिए हैं, महात्मा गांधी का भी लिए हैं। इटर्नल इंडिया, शाश्वत भारत, ये भी आपका इंदिरा गांधी जी का है। द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये भी इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के समय ही 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन्हीं के समय में है ना पाकिस्तान वाला युद्ध 1971, देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन पुरुष किसे कहा जाता है, कमेंट रिक्वायर्ड है आप लोगों से। इनके अलावा महात्मा गांधी की पुस्तक में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, एथिकल रिलीजन, महात्मा गांधी की प्रमुख जो है सत्याग्रह में आएंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, प्रमुख समझौता में आएंगे गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट 1932, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एकमात्र बार 1924 लाहौर। इसके अलावा गांधी जी किसके पुस्तक से प्रभावित थे, तो जॉन रस्किन के पुस्तक से प्रभावित थे। उसके पुस्तक का कौन से पुस्तक है जिससे वो बहुत प्रभावित हुए, अनटू दिस लास्ट, कौन सा, अनटू दिस लास्ट। इसके अलावा जो गांधी जी है वो टॉल्स्टॉय फॉर्म और फोनिक्स फार्म दोनों से जुड़े रहे। गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। तो ये गांधी इरा है। इसके अलावा 1893 में अफ्रीका गए थे, 1915 में भारत लौटे थे, 1948 में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने लंदन गए थे। तो ये गांधी युग है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं जी, एकदम कहते हैं। इटाई कैडमियम के प्रदूषण से होता है जी, होता है। हरित क्रांति गेहूं पे असर किया जी, किया। जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच किया गया जी, नहीं। जीवित कोशिका की खोज जो है ये ल्यूवेन हॉक ने किया था। रॉबर्ट कोच तो कॉलरा से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोई संबंध ही नहीं है सीधा। वैसे कोशिका से दो गो संबंध है, एगो रॉबर्ट हुक का है और एक आपका ल्यूवेन हॉक का है। तो न तो हुक है न हॉक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है ना। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। तत्पश्चात 1674 में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया, लाइव सेल की खोज किया था। कोशिका में कई कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग मतलब एक कोशिका कई सारे पार्ट से मिलके बने होते हैं, तो जो उनके छोटे छोटे पार्ट हैं, जो अलग अलग पार्ट हैं, उनको कोशिकांग कहा गया। कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को कोशिका का पुलिसमैन या पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये कुछ उपनाम है कोशिकांग का। इनके अलावा कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से एक है साइनोलॉजी, तो इसमें साइन थीटा मत पढ़ लेना। साइनोलॉजी का मतलब होता है डॉग्स का अध्ययन, यानी कुत्तों का अध्ययन। इसके अलावा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, चाहे तो पादप कोशिका हो चाहे तो जंतु कोशिका हो। कोशिका भित्ति अब बहुत जो है यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। कोशिका भित्ति भी अब दो प्रकार की बनावट से बनी होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक किस आधार पे, तो उपस्थिति के आधार पर मैं कई बार आपको समझा चुका हूं कि जो ये प्रोकैरियोटिक है ये गरीब कोशिका होता है जी, है ना। ये होता है जी आपका गरीब, है ना, गरीब कोशिका होता है, गरीब है ये प्रोकैरियोटिक। और जो आपका यूकेरियोटिक कोशिका है ये क्या है, ये अमीर है। ये क्या है भाई, अमीर है। देखिए राइबोसोम तो दोनों में होता है, बाद बाकी जो न तो लाइसोसोम होता है, न माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न केंद्रक होता है ना। ये सब नहीं होता आपके किस में, है ना, प्रोकैरियोटिक में, इसीलिए गरीब है। तो जब भी आपको पूछे भाई इसमें कुछ में नहीं पाया जाता तो प्रोकैरियोटिक आंख मूंद के मारना है। इनके अलावा
एमटीएस 2023 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोशिका भित्ति का क्या काम है प्लांट सेल के अंदर, तो आपको बताना है कि स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, न्यूक्लियस इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तथा इसमें कोशिका विभाजन हमेशा अर्धसूत्री प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन किस प्रकार के होते हैं, तो अर्धसूत्री होते हैं। और जो आपका यूकेरियोटिक होता है इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों हो सकते हैं। ठीक है, शोषण की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। विपरीत जो है, इसके विपरीत यूकेरियोटिक कोशिका में ऊपर लिखे सभी कोशिकांग की उपस्थिति पाई जाती है, अमीर है ये। इसके अलावा इसमें दोनों प्रकार की सेल डिवीजन होती है, अर्धसूत्री और समसूत्री। इसमें बात करें शोषण की तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है भाई। इनके अलावा पेड़ पौधे रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा माध्यम से शोषण करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, यहाँ आप बता रहे हो रंध्र या स्टोमेटा, ये क्या चक्कर है भाई? आप नाक से सांस लेते हो कि कोई और अंग है आपका सांस लेने वाला, फेफड़ा वगैरह? बताइए जरा। नाक तो एक मीडियम है ना भाई, इसी प्रकार से ये रंध्र तो एक मीडियम है। ठीक है भाई, रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है। इनके अलावा भारत में इतिहास में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधि क्या रखी गई थी? ठीक है बेटा जरा शांत रहो। भारत के इतिहास में जनता पार्टी की सरकार बता दिए थे, तो ये रोलिंग प्लान की जो अवधि रहा था 1978 से 1983 तक रहा था। लेकिन ये बीच में जो है ब्रेक हो गया था 1980 में, पुनः जब सत्ता वापस आ गया था। ठीक है। रोलिंग प्लान जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के समय 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य लाया गया था, परंतु इसे 1980 में ब्रेक कर दिया गया था। ठीक है भाई। पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? तो ये रूस की देन है। पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? तो ये रूस की देन है, रूस की। ठीक है। इसके अलावा भारत में कितने पंचवर्षीय योजना बनाए गए? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। ठीक है भाई। इनके अलावा 12 पंचवर्षीय योजना जो है आखिरी 12वां था। इसके अलावा पंडित नेहरू के कथन अनुसार पंचवर्षीय योजना वांछित लक्ष्य के पीछे एक सतत आंदोलन होती है। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पंडित नेहरू से 2 कथन आपके एग्जाम में आता है। एक तो आपसे ये पूछता है कि किसने कहा था कि भारत में जो है पीएसयू कंपनी आधुनिक भारत का मंदिर है, तो ये भी पंडित नेहरू, और ये वाली जो बात लिखा गया है ये भी पंडित नेहरू ने ही कहा था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में इंडिया में हुआ था। पहला 51 से 56 था। हेराल्ड डोमार के मॉडल पर आधारित था, और यह पंचवर्षीय योजना लक्ष्य से कहीं ज़्यादा ही सफल रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 रहा था। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। इस पंचवर्षीय योजना में हैवी उद्योग को जो है बढ़ावा दिया गया था, जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई फैक्ट्रियां लगाई गई थी। कोयला उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइनों को शामिल करना इसमें शामिल था। होमी जागीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे, ये इसमें मतलब लगाया गया था, जिनकी स्थापना 1957 में हुई थी, है ना। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी इसी काल में किया गया था। ठीक है। ये दूसरा है, और ये आपका एक टिस्को है, इसमें फंडामेंटल रिसर्च की बात नहीं आ रहा है, ये भी टाटा वाला है। तो ये जमशेदपुर में 1907 में हुआ था। ठीक है, तो ये अलग है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास जो है लक्ष्य रखा गया था 450, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति हुई 427। योजना अवकाश काल कहते हैं 66 से 69 के काल को। अभी आपने रोलिंग देखा 1978 से 83 के काल को कहते हैं। उसके बाद में 2 वार्षिक योजना 90 से 92 के बीच भी चलाया गया था, ये मैं कल भी बताया था। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार के बाद जो है बीच में 1990 से 92 तक जो है आपका 2 वार्षिक योजना चलाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया में, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड, दामोदर और भाखड़ा नांगल परियोजना का जो है स्थापना हुआ था। ये पहले वाले की बात हो रही थी। भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 युद्ध भी पूछता है ना। तो ये हुई थी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत पाक युद्ध 1971 हुआ था इंदिरा गांधी के समय। इनके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना, अब देखिए मैं 2 दिन से ये चीज बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊंगा, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ
कि पंचवर्षीय योजना में गरीबी शब्द देखता नहीं और बच्चे जो है 5वें वाला टिक कर देता है, दिक्कत कर देगा। ठीक है, देखिए गरीबी वाला की चर्चा 3 जगह की है पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य में था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, 6ठी वाला में उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब ये देखिए दो एक सिलेबी तो सेम ही है ना, गरीबी उन्मूलन, तो ध्यान रखेंगे। पहला में था 5वां वाला में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर बनना और 6ठा में गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों का अलग अलग नाम क्यों दिया, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन अगर रोजगार में वृद्धि हो तो गरीबी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो बात तो वही है, लेकिन अपने को पढ़ने से मतलब है, अपने को कटाक्ष नहीं करना है। तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था 6ठा का। 10वीं में क्या बात हुई, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, है ना। तो यहाँ भी गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी समाप्त होगी तो खुद ही जो है रोजगार में वृद्धि होगी, तभी बेरोजगारी समाप्त होगी, है ना। तो सब एक दूसरे के एक ही जैसा अर्थ निकलेगा, लेकिन अलग अलग आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 1857 के क्रांति में बिहार से सक्रिय कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो कुंवर सिंह साहब की मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम जो है आपका शहीद थे वो मंगल पांडे साहब थे। इनके अलावा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और कैनिंग गवर्नर था अंग्रेज का। ठीक है, और ये बहादुर शाह जफर को कैद करके अंग्रेज ने बर्मा ले गया, बर्मा। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण चर्बी वाला कारतूस 10 मई को जो है अपनी लपट, आग की लपट जैसा भड़का था, मतलब 10 मई से ज़्यादा है, मतलब पूरा विद्रोह हो गया। वैसे इसकी स्टार्ट जो है बैरकपुर छावनी से हुआ था और पूर्ण रूप से जो स्टार्ट हुआ 10 मई से वो मेरठ से हुआ था। दोनों बात ध्यान रखें। इनके अलावा 1857 के बाद भारत में गवर्नर जनरल के पोस्ट को जो है अब बदल के वायसराय का पोस्ट कर दिया गया था, तभी तो वायसराय बना पहला कैनिंग। और अब एक और बदलाव देखने को मिला कि भारतीय शासन व्यवस्था की सीमा या फिर जो आपका बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ब्रिटेन चला गया। इनके अलावा भगत सिंह असेंबली में बम कब फेंके थे, तो 8 अगस्त 1929 को। भगत सिंह साहब को फांसी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह साहब नौजवान सभा का गठन 1926 में। भगत सिंह साहब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा, HSRA हसरा, इसकी गठन 1928 में करे थे। तो ये सब ध्यान रखना है। अब तक बिहार में कुल कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो बिहार में कुल कितने ऐसे हस्ती है जिनको भारत रत्न मिल चुका है अब तक, तो 4 गो हस्ती है जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं, लगातार 2 कार्यकाल 1962 में मिला था इनको। जयप्रकाश नारायण 1999 में। बिस्मिल्लाह खान साहब है बिहार के, लेकिन बाद में यूपी में बनारस में रहने लगे थे, फिर भी उन्हें बिहारी कहा जाएगा, तो 2001 में ये डुमराव के थे। कर्पूरी ठाकुर 2024 में। तो ये 4 विभूति हैं बिहार के जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। यह भारत सरकार की सर्वोच्च पुरस्कार है। पहली बार में जो है 3 आदमी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन साहब और श्री राजागोपालाचारी साहब को दिया गया था। 2024 में बता ही दिए तो 5 आदमी को। इनके अलावा निम्नलिखित में से सरस्वती सम्मान के प्रथम विजेता कौन थे, तो हरिवंश राय बच्चन, है ना, सरस्वती सम्मान के प्रथम विजेता थे। आप सभी जानते हैं सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप, मलयाली भाषा के लिए 1965 में। अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना 1961 में हुआ था, प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया था और प्रथम हिंदी में पुरस्कार 1967 में आया था। तो यहाँ भी 3 ईस्वी का झमेला है। इनके अलावा व्यास सम्मान के प्रथम विजेता रामविलास शर्मा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता देविका रानी, मूर्ति देवी पुरस्कार के प्रथम विजेता C नागराव। अगले वीडियो में करंट वाला लेके आऊंगा, कौन कौन जो है अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार के प्रथम विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब, प्रथम भारत रत्न के विजेता सर ये बता ही दिया अभी, है ना। इनके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भारतीय M सुब्बालक्ष्मी मैडम। यही M सुब्बालक्ष्मी मैडम भारत में संगीत के अंदर सबसे पहले भारत रत्न 1998 में प्राप्त की थी, है ना। संगीत में गिने चुने कलाकार है जिन्हें भारत रत्न दिए गए हैं। आपका M सुब्बालक्ष्मी, पंडित
पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, इसके अलावा लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां और आपका भूपेन हजारिका। तो इतने ही कैरेक्टर है। इनके अलावा संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के टेम्परेरी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अभी आपके जीडी में पूछा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। उसमें सबसे बुजुर्ग आदमी को जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। आगामी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें राजेंद्र प्रसाद को है ना अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर तथा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा साहब। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और सीईओ सिंधु श्री खुल्लर मैडम। वर्तमान में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? सुमन कुमार उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे क्योंकि पीएम होता है, और जो आपका सीईओ है वो BVR सुब्रमण्यम है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया, वर्तमान DY चंद्रचूड़ सर। भारतीय ओलंपिक कमेटी में प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा, वर्तमान अध्यक्ष PT उषा, स्थापना 1927। BCCI के प्रथम अध्यक्ष R ग्रैंट गोवन, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी, स्थापना 1928, है ना। इसके अलावा हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? तो ये भैया सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रख दिया गया है, ध्यान रखेंगे। सिक्किम में भारतीय सेना और BRO के मदद से एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम है बेली ब्रिज। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे भाई बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो बताना सिक्किम में हुआ है। हाल में ही सियोम ब्रिज का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में LAC के समीप, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बम्बई में किया है ना। समुद्र पर स्थित और इंडिया में सबसे लंबा पुल है अभी 21.8 किलोमीटर। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो विकलांग लोगों के लिए होगा, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है मतलब क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। इनके अलावा रेशम उत्पादन के चक्र में कैटरपिलर के बाद की अवस्था क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार जो है राज्य सरकार के एग्जाम में आता है, हालांकि मैं पहले भी पढ़ा रखा हूँ ये क्वेश्चन को। तो प्यूपा कहा जाता है भाई। रेशम सूत निकालने की जीवन चक्र, रेशम की पूछे कि आज से कितना साल पहले खोजा गया, तो 7000 वर्ष रेशम की तकनीक चीनियों के द्वारा खोजा गया था, चीन निवासी के द्वारा खोजा गया था। रेशम के सूत निकालने की चक्र एग है, कैटरपिलर है, पुपा है, मोट है। रेशम रासायनिक दृष्टिकोण से प्रोटीन होते हैं। रेशम का कीट अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। रेशम कई प्रकार के होते हैं, सहतूती, टसर, मूंगा, एरी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चे को अगर मेरा PDF चाहिए इसी प्रकार का आपका फैक्ट वाला, जो अभी 3 एक्टिव प्लान चल रहा है, SSC की कोई सी भी एग्जाम हो, CGL, CPO, MTS, GD, कुछ भी एग्जाम हो, SSC हमारे कंटेंट से बाहर नहीं आएगा। 80% क्वेश्चन पूछे जाने की गारंटी रखी गई है। इसके अलावा जो आपका BSSC है जो आप देख रहे हो, इसका 35 रुपये के अंदर है। और UPP का फिर से एग्जाम होने वाली है मेरे ख्याल में, है ना, फिर से एग्जाम होगी, तो उनका भी कंटेंट हमने पहले तैयार कर दिया था और आपने एग्जाम में देखा ही था कि कितना मैच करा के दिया था। तो ऐसा नहीं कि अब जो एग्जाम होगा मैच नहीं करेगा, 100% करेगा। तो UPP के लिए भी रेडी है। तो जो भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप क्लिक करके व्हाट्सअप बात करके ले सकते हो। रेशम बता दिया था, रेशम बनाने की तकनीक आज से 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। भारत में सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क ने किया था और कनिष्क के समय ही आपका चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वर्तमान में रेशम की सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होती है। भारत रेशम उत्पादन के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है और उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता सबसे बड़ा है। इसके अलावा भारत में सहतूती रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर सहतूती रेशम का उद्घाटन आपके पूर्वी साइड में जो भी भारत है वहाँ पे किया जाता है ना। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी किया जाएगा। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार छूट गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट में रख लिया हूँ, पहले पढ़ा दिया हूँ आपको जो भी लेटेस्ट आपका जो भी पुरस्कार अवार्ड है उस वाले वीडियो में।
तो राम भद्राचार्य और आपका गुलजार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये वाला दिया जाएगा। और अभी आपने देखा ही था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, शंकर कुरूप साहब को। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन व भत्ते का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 125 में है। 125 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का वेतन और भत्ता जो है न्यायाधीशों का, उनके बारे में जानकारी मिलना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 आर्टिकल के अनुसार 28 जनवरी 1950 को इंडिया में हुआ था। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट 1774 में 1773 के एक्ट के अनुसार कोलकाता में स्थापित किया गया था। दूसरी बार संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ये दो सुप्रीम कोर्ट के जैसा इंडिया में। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 127 जो है ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, कई दफा मैं समझा चुका हूं कि जब किसी हाई कोर्ट से न्यायाधीश को लाया जाता है अल्प समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो है सुनवाई करने या फिर कार्य को निष्पादित करने के लिए, तो उसे तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के सलाह अनुसार करते हैं। अनुच्छेद 125 न्यायाधीश वेतन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शी, अपीली और मौलिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब 50वें। 133 आर्टिकल जो है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न आर्टिकल 50 के अंदर डीपीएसपी के तहत किया गया है। 2026 का एशियन गेम कहाँ होगा, तो ये जापान के अंदर होगा। 2026 का एशियन गेम 2022 में चीना में हुआ है, 2022 वाला 23 में कराया गया हालांकि। इसके अलावा 2026 में ही आपका ये होना है फीफा कहाँ पे होना है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होना है ना। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में दिल्ली से हुआ था। दूसरी बार दिल्ली में ही 1982 में हुआ। भारत में अब तक 2 बार हुआ है। 2022 का एशियाई खेल चीन में हुआ, जहां भारत को 107 पदक प्राप्त हुआ तथा पदक टैली में चीन पहला स्थान पर रहा था। 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगी। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी पेरिस में होगी 24 के अंदर। 26 में फीफा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगी। 27 में आईसीसी वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगी। 2024 में T20 महिला क्रिकेट बांग्लादेश में होगी। 2026 में T20 महिला वर्ल्ड कप, यहाँ 25 लिख लीजिएगा। 2025 का T20, अच्छा सही है जी, T20 वाला है, 24 के बाद 26 होगा। 2026 का T20 महिला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होगी। और 2025 का आईसीसी महिला यानी फीमेल वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वाला होगा वो भारत में होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था मिटा लो। इनके अलावा 2024 T20 पुरुष क्रिकेट जो होगा ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगी। यहाँ पे लिखा भी है 2025 की आईसीसी महिला वर्ल्ड कप भारत में होगी। ठीक है, इसके अलावा प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। संबंधित प्रोटोकॉल मॉनिटर प्रोटोकॉल। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को, है ना, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है, एक दिन और पूछे थे, बच्चे ने जवाब नहीं दिया। आज मैं फिर पूछ रहा हूँ यही क्वेश्चन। ठीक है, जवाब देना भाई, तो उससे पहले मैं यूपीपी क्लास में पूछा था। इसके अलावा विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो ये कुछ दिवस थे। एक फेम्टो या फर्मी का मान कितना होता है, तो एक फेम्टो या फर्मी का मान 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये आपके सामने घात है, याद रखेंगे। 10 के पावर 1 को डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमने को जो पूछता है ये प्लस वाला पॉजिटिव डोज में कम पूछता है, निगेटिव का जमाना ज़्यादा है तो निगेटिव वाला पूछता है। आपसे मिली पूछता है 10 के पावर -3। इसके अलावा आपको नाइनो पूछता है 10 के पावर -9, तो इसे याद करने तो है ही नहीं, 9 से 9, है क्या। इसके अलावा पिको पूछता है 10 के पावर -12, फेम्टो 10 के पावर 15, एटो 10 के पावर 18 माइनस में। ये सब ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी काम के है, फ्री के नंबर दे के जाते हैं। इसके अलावा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर, मीटर में करेंगे तो 15 कर लेना है पावर में। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अवस्था का समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर nRT होता है। एवोगाड्रो संख्या कितनी होता है, उसका मान 6.022 × 10 के पावर 23। ठीक है, ये एवोगाड्रो का नंबर है।
मदर ऑफ भरतनाट्यम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन को मैं हाल के एग्जाम से लिया हूं क्योंकि ये पूछा गया है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को कहते हैं। रुक्मिणी देवी राजसभा मनोनीत होने वाली प्रथम नृत्यांगना थी, भरतनाट्यम से संबंधित थी। मोहिनीअट्टम की माता कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को कहा जाता है। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहते हैं। ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल ये सब शास्त्रीय संगीत के जो है फॉर्म है। इसके अलावा गजल की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम कहा जाता था और यह देवदासी परंपरा जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ये सब देवदासी परंपरा से निर्मित है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार में रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, अमरबल वल्ली, मृणालिनी सराभाई, आर मुथुकनमल, नर्तकी नटराज। मोहिनीअट्टम में आएंगे तो मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम ये दोनों ही महिला के द्वारा नृत्य है, लेकिन भरतनाट्यम महिला एकल नृत्य है, सिंगल वाला। इसके अलावा कौन सा मौलिक अधिकार कभी नहीं बदलता? तो 20 और 21 कभी नहीं बदलता, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी पर रोक है। 24 बाल श्रम पे निषेध है। 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 20 और 21 कभी नहीं बदलती। इसके अलावा 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक कल्याण है और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा और रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसी के प्रयोग कर। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है। 7वां 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। कार्बिलोन कप का संबंध किससे? भैया टेबल टेनिस से है ना। भाविना पटेल जिसके खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, उसी प्रकार से कार्बिलोन कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से है ना नेहरू कप, महाराजा रंजीत सिंह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, गुरु नानक कप ये सभी के सभी हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कप जूल्स रिमेट, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप। क्रिकेट से आप सभी जानते हैं विजय हजारे, रणजी, एसेज, मुश्ताक अली। टेनिस से डेविस कप है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन और यूथांट कप ये सभी के सभी टेनिस से है। टेबल टेनिस में कार्बिलोन और सोथलिन। गोल्फ में वाकर कप, राइडर कप ये गोल्फ से है। बिहार में आम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये पटना में मनाया जाता है। बिहार में मिथिला उत्पाद महोत्सव आपका बिहार के मधुबनी में मनाया जाता है। पितृपक्ष मेला बिहार के गया में लगती है जहाँ पे विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर जो है भगवान विष्णु को ही समर्पित है, तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना। जब कभी पूछे कि भाई विष्णुपद नाम में नहीं होना चाहिए तो ऐसे कैसे पूछा है, सिर्फ मार देते हैं, गलती हो जाएगा। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर जो है ये फल्गु के किनारे हैं। जो आपके गया निवासी हो तो बखूबी जानते होंगे। बिहार ही नहीं दुनिया में सबसे बड़ी पशु मेला सोनपुर की है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला या हाथी मेला भी कहते हैं। सिमरिया मेला बरौनी में लगता है, पुलिया के पास, जिसे राजेंद्र पुल कहा जाता है। पुस्तक मेला पटना में लगता है बिहार में। मलमास मेला बिहार के राजगीर में लगता है। इंडिया में पुस्तक मेला सबसे बड़ा दिल्ली में लगता है, प्रगति मैदान में। एक किताब अभी है नया सीरीज का, नालंदा अंटिल वी विल मीट अगेन। ये नालंदा के ऊपर लिखा गया है, ये ना नालंदा के अवशेष पे गौतम बोरा ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी और नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर को यूनेस्को ने मतलब एडॉप्ट किया था 2009 में। इसके अलावा भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना कब कराया गया था? तो भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना 1931 में अंग्रेज के समय कराया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य बिहार है, 2023 में कराए हैं। उसके बाद जो है पार्टी छीन भिन हो गया अभी। इसके अलावा भारत में जनगणना सबसे पहले मेयो के काल में 1872 में हुआ था। मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार में हुई थी। भारत में लगातार जनगणना 1881 से 10 वर्षों के अंतराल पे किए जा रहे हैं, कैनिंग के समय से। इसके अलावा 1951 में पहली बार आज़ाद भारत में जनगणना कराई गई। 2011 की जनगणना अंतिम बार कराई गई। 21 वाला जनगणना रास्ते में है। जनगणना संघ सूची का विषय है ना। ठीक है बेटा, अच्छा ये मैं गुनगुन को बोलाऊंगा। जनगणना में सबसे अधिक अध्ययन, जनगणना के संबंधित अध्ययन को हम डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है। भारतीय शहर को पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना 1830 में हेनरी वाटर के द्वारा ढाका शहर को किया गया था। हालांकि बनारस को भी किया गया था पहला, लेकिन अधूरे रूप में मैं उस दिन बात किया था, इसको आज मैं पूर्ण रूप से बता ही दिया है ना। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार अव्वल है किस किस चीज़ में? जनसंख्या घनत्व में और लिटरेसी रेट में सबसे कम में। निम्न लिटरेसी रेट में और उच्च जनसंख्या घनत्व में अव्वल है, मतलब टॉप पे, यानी सबसे कम लिटरेसी रेट है, सबसे अधिक जनघनत्व है। तो ये थे दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।